बायोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म है या उपापचयन है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म या उपापचयन क्या होता है अभी, तो हमारी सेल्स के अंदर या कोशिकाओं के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं, ठीक है, उसमें जो जटिल यौगिक होते हैं, ठीक है, उनके टूटने से सरल यौगिकों का निर्माण होता है या फिर सरल यौगिकों के जुड़ने से जटिल यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन से क्या बनता है अभी, सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में जॉइंट होकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं इनको हम लोग कंबाइंडली क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म या उपापचयन बोल देते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचयन में आज हम लोग करने वाले हैं रेस्पिरेशन या श्वसन। ठीक है, तो सेल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचते हैं, है ना, कोशिकाओं के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचते हैं उनका रेस्पिरेशन में किस प्रकार से उपयोग होता है ना, श्वसन में किस प्रकार से उसका यूज़ होता है वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन या श्वसन के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, ये आपको पहले भी पता होगा, ग्लाइकोलाइसिस, है ना, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना, ईटीएस भी बोल देते हैं उसको। तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ग्लाइकोलाइसिस, फिर उसके बाद टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी बोल देते हैं, है ना, और भी नाम होते हैं एक दो इसके, वो देखेंगे हम लोग। इसके अलावा ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल, ये नया टॉपिक है जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, तो उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में फिर अपने देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, यानी जो ईटीएस है वो कैसे होती है। तो अपने इसको शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की बात कर लेते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सभी कोशिकीय जीवों में होता है, जितने भी जीवित कोशिकीय जीव हैं यानी लिविंग सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो वायवीय श्वसन करता हो यानी एरोबिक रेस्पिरेशन करता हो या वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता हो, अवायवीय श्वसन करता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी कोशिकीय जीव हैं या सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की कोशिकाओं के अंदर या सेल्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस क्या है अभी, सर्वव्यापी है या यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है अभी, कोशिका द्रव्य के अंदर होता है या साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन जो है या स्थिति जो है वो पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ग्लाइकोलाइसिस को किसने डिस्कवर किया था या किसने इसकी खोज की थी, तो 3 वैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये है गस्टैव एम्बडन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पारनास। ठीक है, ये 3 वैज्ञानिक हैं और इन्हीं 3 वैज्ञानिकों के नाम पर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को एक और नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ईएमपी पाथवे। ठीक है, इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ई का मतलब एम्बडन, एम का मतलब मेयरहॉफ और पी का मतलब क्या है, पारनास। तो ईएमपी की फुल फॉर्म जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी, इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है अभी, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऑक्सीकरण होता है, किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, लेकिन कैसा ऑक्सीकरण होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। ठीक है, और ये कैसे होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, या हम इंग्लिश में कहें तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जिससे बनता क्या अभी, पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, है ना, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है या अंतिम उत्पाद है वो क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, पायरुविक अम्ल के। ठीक है, इसको अपने आगे भी देखेंगे। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके अंदर टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, है ना, टोटल कितने चरण होते हैं, 10। इन 10 स्टेप्स में से 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब दोनों डायरेक्शन में नहीं चल सकते। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक तरफ हमारे पास अभिकारक है या रिएक्टेंट है और दूसरी तरफ हमारे पास प्रोडक्ट है।
ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया किस तरफ चलेगी? अभिकारकों से उत्पादों की ओर चलेगी, ठीक है। अगर उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाए, है ना, उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाए, यानी कि प्रोडक्ट से वापस क्या बन जाए, रिएक्टेंट्स बन जाए, तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जो दोनों दिशाओं में, आगे और पीछे दोनों दिशाओं के अंदर, दोनों डायरेक्शंस के अंदर चल सकती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट जो है, यानी जो उत्पाद है, वो वापस अभिकारकों के अंदर या रिएक्टेंट्स में परिवर्तित न हो सके, ठीक है, तो इस तरह की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं या इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। यानी ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आगे की तरफ ही चल सकती हैं। अभिकारकों से केवल उत्पाद बन सकते हैं, उत्पाद से अभिकारक नहीं बन सकते, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स में से 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल होते हैं। तो इन स्टेप्स के नंबर आपको ध्यान में रखना है, एक तो पहला, तीसरा और 10वां, है ना, फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप्स जो हैं वो कैसे होते हैं? अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। इसको अपने देखेंगे आगे। तो 3 स्टेप्स कैसे हैं? अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल हैं। और बाकी कितने बचे? 7 स्टेप्स बच गए। तो बचे हुए जो 7 स्टेप्स हैं वो कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि रिवर्सिबल होते हैं, यानी दोनों दिशाओं में जो अभिक्रिया है वो चल सकती है, ठीक है। चलिए अब अपने इसको देखते हैं अभी आगे। तो डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा जो ग्लाइकोलाइसिस है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अभी इसकी शुरुआत होती है ग्लूकोज से, ठीक है। यहाँ पे जी का मतलब क्या है? सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा, जी का मतलब क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का क्या होता है? अभी फॉस्फोराइलेशन होता है या फॉस्फोरिलीकरण होता है। इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट समूह जुड़ता है, ठीक है। कितने नंबर कार्बन पे? 6 नंबर कार्बन पे। और ग्लूकोज से क्या बन जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है और इस एंजाइम का नाम क्या है? हेक्सोकाइनेज, है ना। HK का मतलब क्या है? हेक्सोकाइनेज। तो ये पहला स्टेप है। अब यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ से आएगा? अभी वो आएगा ATP से, ठीक है। ATP से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट है इसके पास। तो एक फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है, क्या बनाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट रह जाएगा। तो ये है अभी पहला स्टेप। उसके बाद दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है? अभी आइसोमराइजेशन होता है, ठीक है। आइसोमर्स बनते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। पहला स्टेप जो है, मैंने आपको क्या बताया था कि पहला स्टेप कैसा होता है? इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय होता है। तो आप लोग देख सकते हो जो तीर का निशान है, एरो का जो सिंबल है वो नीचे की ओर है ना, लोअर साइड है, वापस डायरेक्शन में नहीं है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसका आइसोमराइजेशन होगा आगे, तो ये क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आइसोमराइजेशन हो रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है? अभी एल्डिहाइड है, जबकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है? कीटोन है, ठीक है। तो इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। उस एंजाइम का नाम क्या है? अभी इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है वो कौन सा है? फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज एंजाइम है। तो ये दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप कैसा है? अभी रिवर्सिबल है या उत्क्रमणीय है। तो दोनों दिशाओं में जो एरो है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एरो का जो सिंबल है वो लगा हुआ है, ठीक है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है उसका फिर से क्या होता है? आगे फॉस्फोराइलेशन होता है या फॉस्फोरिलीकरण होता है, ठीक है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ता है, और ये कितने नंबर कार्बन पर जुड़ता है? अभी 1 नंबर कार्बन पर जुड़ता है। तो क्या बन जाता है? फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ठीक है। इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। एंजाइम कौन सा है? अभी PFK की फुल फॉर्म हमसे पूछी जा सकती है। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोराइलेशन या फॉस्फोरिलीकरण होता है। और फिर फॉस्फेट यहाँ पर कहाँ से आएगा? ATP से आएगा, ठीक है। तो ATP से एक फॉस्फेट निकल जाता है, यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? ये इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय होता है। तो आप लोग देख सकते हो जो एरो का निशान है या जो तीर का चिन्ह है वो एक ही डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है भाई। तो 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं? अभी 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है? अभी
2 मॉलिक्यूल्स बनाता है 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, मतलब 2 ऐसे यौगिकों का निर्माण करता है जिनके अंदर क्या होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। तो 3 और 3 6 कार्बन पूरे हो गए, और इसके लिए इसको एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम का नाम क्या है अभी, एल्डोलेज। ठीक है, तो ये होता है 4th स्टेप इसका। तो 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किसके बनते हैं अभी, ये 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के। ठीक है, यहाँ पे PgAl का क्या मतलब है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, 5वें स्टेप में क्या होता है अभी, जो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है ये क्या करता है, अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है ना, आइसोमर के अंदर, या इसका आइसोमराइजेशन हो सकता है यहाँ पर। और आइसोमराइजेशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा किसके, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड क्या है अभी, एल्डिहाइड है, जबकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या है, एक कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन आपस में अंतर परिवर्तित हो रहे हैं, है ना, इसका मतलब क्या है, ये आइसोमराइजेशन हो रहा है। तो इसके लिए एक एंजाइम चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। TPI का मतलब ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। तो ये है 5वां स्टेप। तो 5वां स्टेप भी कैसा होता है अभी, रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय होता है। इसका मतलब दोनों दोनों डायरेक्शन के अंदर जो अभिक्रिया है वो चल सकती है। चलिए उसके बाद छठे स्टेप की बात करते हैं। तो छठे स्टेप में क्या होता है, जो 2 मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं 3PgAl के। ठीक है, इनका क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसमें से हाइड्रोजन निकलेंगे, और जब हाइड्रोजन निकलते हैं तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो 3PgAl का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, और साथ में क्या क्या जुड़ेगा इसके अंदर, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे किसके, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, NAD के साथ जुड़ जाएगा, और क्या बना देगा, NADH2 बना देगा। ठीक है, और इस प्रोसेस के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसको क्या बोलते हैं, GPD, यानी ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो इस एंजाइम की उपस्थिति में ये जो रिएक्शन है वो होती है। तो ये अभिक्रिया भी कैसी है, उत्क्रमणीय है या रिवर्सिबल है, तो दोनों डायरेक्शन में जो एरो है वो लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपने। अब जो 2 मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं किसके, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। इसमें से एक फॉस्फेट निकलता है। ठीक है, और क्या बनता है, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है या विफॉस्फोरिलीकरण हो रहा है। ठीक है, तो फॉस्फेट निकलेगा तो वो फॉस्फेट किसके साथ जुड़ेगा, ADP के साथ जुड़ जाएगा, और क्या बना देगा ये ADP, ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ATP का निर्माण हो रहा है, और इसके लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है 7वें स्टेप के लिए, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, PGK। तो PGK क्या है अभी, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो इस एंजाइम की उपस्थिति में 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं 3PGA के। ठीक है, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं, फिर आगे क्या होगा इसका, ये कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल्स किसके, 2PGA, यानी 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका क्या मतलब है अभी, जो पोजीशन है फॉस्फेट ग्रुप की वो चेंज हो रही है ना, पहले 3 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ था, अब 2 नंबर कार्बन पर जुड़ गया है। तो इसके लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, म्यूटेज एंजाइम जो है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 8वां स्टेप कंप्लीट होता है, और ये भी रिवर्सिबल है या उत्क्रमणीय है, देख सकते हो आप। उसके बाद जो 2PGA के 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। ये भी क्या है, एक उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो देख सकते हो आप। अब 2 मॉलिक्यूल जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट के बने हैं, ये किस में कन्वर्ट होगा अभी, पायरुविक अम्ल के अंदर कन्वर्ट होगा, और इस दौरान PEP जो है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है, इसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा। इसका मतलब फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकलेगा, तो फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ जुड़ेगा, ADP के साथ, और क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा।
ठीक है। तो ये जो 10th स्टेप है या 10वां स्टेप है, ये किसकी उपस्थिति में होता है? एक एंजाइम है पीके, है ना, इसको क्या बोलते हैं? पायरुवेट काइनेज। तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल की 2 अणुओं का निर्माण हो जाता है। तो ये टोटल 10 स्टेप्स हैं। 10वां स्टेप मैंने आपको बताया था इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय होता है, तो देख सकते हो एरो का जो निशान है वो एक ही तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये टोटल 10 स्टेप्स हैं ग्लाइकोलाइसिस के, तो 10 के 10 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब अपने देखेंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसके कौन कौन से उत्पाद होते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके जो उत्पाद हैं या प्रोडक्ट्स हैं ग्लाइकोलाइसिस के, वो पायरुविक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स भी हमें प्राप्त होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में हमें 3 उत्पाद मिलते हैं या 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें ऑब्टेन होते हैं। कौन कौन से हैं? अभी हमें 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के प्राप्त होंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, अपने वापस चलते हैं। देखो 1 नंबर स्टेप के अंदर एटीपी का एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। 3 नंबर स्टेप में भी एटीपी का एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। तो कितने एटीपी के मॉलिक्यूल खर्च हो रहे हैं? 2, ठीक है। 2 एटीपी के मॉलिक्यूल खर्च हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब और देखते हैं अपने यहाँ पे। देखो जो 7वां स्टेप है वहाँ पर एटीपी के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर बार। तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी के यहाँ पे बन गए, और 2 मॉलिक्यूल कहाँ पे बनेंगे? 10वें स्टेप के अंदर बनेंगे, ठीक है। तो 7वें और 10वें स्टेप के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के बनते हैं। तो टोटल कितने बने? 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बन गए। खर्च कितने हुए? 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स। तो 4 में से 2 गए, कितने रह गए? 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स का हमें क्या हुआ? शुद्ध लाभ हुआ, ठीक है ना, प्योर बेनिफिट हुआ ग्लाइकोलाइसिस। तो 2 हमें एटीपी मिले। उसके बाद हमें 2 NADH2 मिले। तो 2 NADH2 कहाँ से मिले भी? तो स्टेप नंबर 6 में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे NADH2 का निर्माण हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये कितने NADH2 हैं? 2 NADH2 हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 NADH2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल्स हमें किसके मिलते हैं? अभी पायरुविक अम्ल या पायरुविक एसिड के मिलते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ग्लाइकोलाइसिस के अंत में 2 से हमने गुणा किया है इसको, पायरुविक अम्ल के 1 मॉलिक्यूल। तो 2 पायरुविक अम्ल या पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये है अभी ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट। तो मेन चीज़ मैंने आपको इसके अंदर बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे TCA चक्र या TCA साइकिल बोल देते हैं इसको, ठीक है। TCA का मतलब क्या है? अभी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, ठीक है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोल देते हैं इसको। इसको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो इसको डिस्कवर किया था अभी हैंस एडोल्फ क्रैब्स के द्वारा, ठीक है। तो इस वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखना है। कब डिस्कवर किया था? 1937 के अंदर, 1937 के अंदर। और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। तो इस वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नाम क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल पड़ गया, ठीक है। या फिर इसके अंदर इसको सिट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड चक्र क्यों कहते हैं भी? क्योंकि सबसे पहला जो स्थायी यौगिक बनता है या स्टेबल कंपाउंड बनता है क्रेब्स चक्र के अंदर या क्रेब्स साइकिल के अंदर, वो कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है। तो इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो सभी जीवों में उपस्थित होता है, चाहे वो वायवीय श्वसन करें चाहे अवायवीय श्वसन करें, चाहे प्रोकैरियोट्स हों चाहे यूकैरियोट्स हों, ठीक है। लेकिन जो क्रेब्स चक्र होगा या TCA चक्र होगा, ये किस में उपस्थित होगा? केवल उन्हीं जीवों के अंदर उपस्थित होगा जो वायवीय श्वसन करते हैं या एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अब TCA चक्र जो है या क्रेब्स चक्र जो है, इसके अंदर होता क्या है? इसमें हमें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो 2 पायरुविक अम्ल के अणु मिले हैं उनका आगे क्या होता है? फर्दर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और इस ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है और CO2 प्राप्त होती है ना। CO2 निकलेगी क्रेब्स चक्र के अंदर और साथ में हमें ऊर्जा जो है वो प्राप्त होगी, ठीक है। ऊर्जा आगे चलकर बनती है ETS के अंदर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बनती है, वो हम लोग आगे आगे देखेंगे, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो TCA चक्र है ये कहाँ पर होता है?
है ना, या क्रेब्स चक्कर कहाँ पर होता है कोशिका के अंदर, तो ये होता है अभी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्कर या टीसीए चक्कर जो है वो पाया जाता है। चलिए, तो इसको अपने देखते हैं। सबसे पहले लिंक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, लिंक रिएक्शन करती क्या है अभी? लिंक रिएक्शन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्कर के साथ जोड़ने का कार्य करती है ना, लिंक करने का कार्य करती है। इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन को या इस केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं? लिंक रिएक्शन बोल देते हैं या लिंक अभिक्रिया बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है अभी? पाइरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ये एंटर करता है या प्रवेश करता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। बाहर कोशिका द्रव्य है, तो पहले पाइरुवेट कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसको प्रवेश करना है मैट्रिक्स के अंदर। तो पाइरुवेट में 3 कार्बन उपस्थित हैं। अब पाइरुवेट जो है कहाँ आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आ रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जैसे ही ये प्रवेश करता है तो इसका क्या होता है अभी? डीहाइड्रोजिनेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना। इसका मतलब हाइड्रोजन इसमें से निकलेंगे प्लस कार्बन जो है वो भी इसमें से निकलेगी। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों निकलेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन निकलता है, तो हाइड्रोजन के निकलने से जो हाइड्रोजन निकला है वो किसके साथ जुड़ेगा? NAD के साथ जुड़ेगा, और क्या बन जाएगा? NADH2 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा कार्बन, मैंने आपको बताया कार्बन निकलती है, तो कार्बन किस रूप में निकलती है अभी? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या CO2 के रूप में निकलती है। तो CO2 यहाँ से निकल गई, और इसके साथ जुड़ता है कुछ, क्या जुड़ता है अभी? को एंजाइम ए। COA का मतलब क्या है? को एंजाइम ए। ठीक है, और एक नया मॉलिक्यूल या एक नया यौगिक बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना ही क्या कहलाता है? लिंक रिएक्शन या लिंक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, और इसके लिए हमें एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, और इस एंजाइम का नाम क्या है अभी? पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। PD का मतलब क्या है? पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। तो ये है अभी लिंक रिएक्शन या लिंक अभिक्रिया। चलिए, लिंक रिएक्शन कंप्लीट होगी, अब अपने चलते हैं मेन क्रेब्स चक्कर या TCA चक्कर पर। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जिसके अंदर 2 कार्बन है, ठीक है, और ये कैसे बना है? लिंक अभिक्रिया के द्वारा या लिंक रिएक्शन के द्वारा बना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? क्रेब्स चक्र में प्रवेश करेगा। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने पर सबसे पहले इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है या केमिकल रिएक्शन है वो किसके साथ होती है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, किसके साथ होती है अभी? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ इसकी अभिक्रिया होती है। तो ये कितना है? 4 कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर 4 कार्बन है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कितने हैं? 2 कार्बन कंपाउंड है। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं या रिएक्शन करते हैं, और क्या बनाते हैं अभी? सिट्रेट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? सिट्रेट बनाते हैं, और सिट्रेट क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है ना। सिट्रेट बन गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसको बोल देते हैं। तो इसके लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, उस एंजाइम का नाम क्या है? CS यानी सिट्रेट सिंथेटेज। तो सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिट्रेट बन जाता है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब उसके बाद सिट्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा अभी? आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, आई का मतलब क्या है? आइसोसिट्रेट। तो इसके लिए 2 एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ पे कार्य करते हैं। ए का मतलब क्या है? एक्कोनेटीज, और सी का मतलब यहाँ पे क्या है? सिस एक्कोनेटीज। ठीक है, एक्कोनेटीज एंड सिस एक्कोनेटीज जो है, इन दोनों एंजाइम्स की उपस्थिति में जो सिट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जिसके अंदर 6 कार्बन है। ठीक है, उसके बाद जो आइसोसिट्रेट होगा, 6 कार्बन कंपाउंड जो है, अब इसका क्या होगा? यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेशन होगा और डीकार्बोक्सिलेशन होगा। सबसे पहले डीहाइड्रोजिनेशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर से हाइड्रोजन निकलेगा, तो वो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा अभी? NAD के साथ जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा? NADH2 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो डीकार्बोक्सिलेशन की अगर अपने बात करें, तो डीकार्बोक्सिलेशन में
कार्बन निकलेगा किस रूप में निकलेगा अभी, CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोसेट्रेट के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इसमें से एक कार्बन निकल गया तो एक 5 कार्बन कंपाउंड या 5 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, अल्फा केजी, या इसको बोलते हैं अल्फा कीटोग्लूटरेट। ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। अब इस आइसोसेट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाने के लिए हमें एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, और इस एंजाइम का नाम क्या है भाई, आइसोसेट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो इसलिए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है यहाँ पे उपयोग होता है। अब जो अल्फा केजी है इसके अंदर 5 कार्बन है, इसका फिर से यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा प्लस डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और कार्बन निकलेगा। सबसे पहले हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, NAD के साथ जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, NADH2 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कार्बन निकलेगा तो कार्बन किस रूप में निकलता है, CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है। ठीक है, अब अल्फा केजी जिसमें 5 कार्बन थे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो कितने कार्बन रह जाएंगे आगे, 4 कार्बन रह जाएंगे, तो 4 कार्बन कंपाउंड बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन जाता है, जिसके अंदर कितने हैं, 4 कार्बन उपस्थित होते हैं। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, इसका फिर से आगे क्या होता है, डीफॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, इसमें से फॉस्फेट ग्रुप जो है वो निकलेगा, इसके अलावा जो कोएंजाइम ए है ये भी निकल जाएगा। तो फॉस्फेट निकल रहा है तो वो फॉस्फेट किसके साथ जुड़ेगा, GDP के साथ जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, GTP बन जाएगा, है ना, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। तो ये भी ऊर्जा का एक रूप है। इसके अलावा इसमें से क्या निकलेगा, कोएंजाइम ए निकल जाएगा। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड सक्सीनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या सक्सीनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको सक्सीनेट या सक्सीनिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब जो सक्सीनेट है इसका क्या होगा अभी, डिहाइड्रोजनेशन होगा, फिर से डिहाइड्रोजनेशन होगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन निकलेगा। अब ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, FAD के साथ जुड़ेगा, तो FAD के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सक्सीनेट से क्या बन जाएगा, फ्यूमेरेट बन जाएगा, और फ्यूमेरेट भी क्या है अभी, 4 कार्बन कंपाउंड है। तो डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम क्या है अभी, सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रिया जो है वो होती है। अब फ्यूमेरेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, फिर आगे मैलेट के अंदर कन्वर्ट होगा, है ना। मैलेट भी क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम में लिया जाता है वो कौन सा है अभी, फ्यूमेरेज। तो फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरेट से क्या बन जाता है, मैलेट बन जाता है। ठीक है, अब जो मैलेट है, मैलेट का फिर आगे क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा, यानी कि इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, NAD के साथ जुड़ता है और क्या बन जाता है, NADH2 बन जाता है। ठीक है, और मैलेट जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो अब डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है तो यहाँ पे एक एंजाइम की आवश्यकता है, और ये एंजाइम कौन सा है अभी, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलेट से किसका निर्माण होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर से क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम से अभिक्रिया करेगा और फिर से सिट्रिल बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो साइकिल है या चक्र है ये लगातार चलता रहता है इस तरह से। ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम में लगातार आते रहते हैं, लिंक रिएक्शन के द्वारा बनते रहते हैं। ठीक है, और ये चक्कर चलता रहता है। ठीक है, और हर बार क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलती रहती है, लिंक रिएक्शन में निकली पहले, फिर क्रैब साइकिल में 2 जगह पे निकली कंटिन्यूसली, है ना। तो ये है अभी क्रैब चक्र। अब क्रैब चक्कर से हमें क्या कुछ प्राप्त हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्रैब चक्र के जो उत्पाद हैं या प्रोडक्ट्स हैं क्रैब साइकिल की, तो क्रैब साइकिल से हमें टोटल 4 प्रोडक्ट्स या 4 उत्पाद जो हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, टोटल 6 मॉलिक्यूल्स CO2 के मिलते हैं। चलिए अब इसको ध्यान से देखो भी, लिंक रिएक्शन के अंदर आप लोग देख रहे हो 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस से टोटल कितने पायरुवेट बने थे, 2 पायरुवेट बने थे। तो इसका मतलब हम लोग 2 पायरुवेट को लेके आगे चलें तो यहाँ पे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल अगर एंटर करते हैं तो CO2 कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे CO2 के, तो 2 तो ये हो गई। उसके बाद क्रैब चक्कर के अंदर 2 जगहों पे CO2 निकल रही है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में कि 2 मॉलिक्यूल्स आगे आएंगे। तो 2 लिंक रिएक्शन में CO2 निकल रही हैं, 2 CO2 यहाँ पे निकल रही हैं, 4
और 2 CO2 यहाँ पे निकल रही हैं 6। तो टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें प्राप्त होते हैं क्रेब्स चक्कर के उत्पाद के रूप में। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या मिलता है अभी, 8 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं किसके, NADH2 के। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, लिंक रिएक्शन में कितने NADH2 बन रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 पायरुवेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें मिलते हैं। तो 2 NADH2 ये हो गए, 2 ये हो गए 4, 2 ये हो गए 6 और 2 ये हो गए 8। तो टोटल 8 NADH2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें मिलते हैं। इसके अलावा हमें 2 FADH2 मिलते हैं। तो FADH2 क्रेब्स चक्कर के अंदर सिर्फ एक जगह पे भी बन रहा था, ये रहा FADH2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 FADH2 के अणु मिलते हैं हमें। इसके अलावा 2 GTP, क्रेब्स चक्कर में GTP सिर्फ एक ही जगह पे बन रहा था, है ना, ये रहा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 GTP के अणु जो हैं वो हमें मिलते हैं। तो ये 4 तरह के उत्पाद या प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें क्रेब्स चक्कर से मिलते हैं। ठीक है भाई, तो ये है क्रेब्स चक्कर या क्रेब्स साइकिल। तो इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लाइऑक्सिलेट चक्र या ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है इसकी खोज किसने की थी भाई, इसका नाम ध्यान में रखना है, वैज्ञानिक का इंपॉर्टेंट है। कॉर्नबर्ग व क्रेब्स ने कब की थी, 1957 के अंदर, 1957 में कॉर्नबर्ग व क्रेब्स ने सबसे पहले ग्लाइऑक्सिलेट चक्र की खोज की थी। ठीक है, ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं, उन सब में ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जीवाणु बैक्टीरिया में पाया जाता है। प्रोटिस्टा जो है ना, प्रोटिस्टा किंगडम जो है उसमें जितने भी मेंबर्स आते हैं उनमें पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी कवक या फंजाई होते हैं उन सब में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र जो है वो पाया जाता है। लेकिन जंतुओं में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र का अभाव होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एनिमल्स में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है वो एब्सेंट होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र है या ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है उसमें कौन कौन से कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिर्फ 2 का ही नाम आपको ध्यान में रखना है, एक तो है ग्लाइऑक्सिसोम, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ग्लाइऑक्सिसोम व माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र या ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में भाग लेते हैं। ठीक है, अब जो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र है वो कब चलता है, जैसे प्लांट्स की हम लोग बात कर लें तो प्लांट्स के अंदर आपको पता होगा ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं, है ना, तेल बीज फसलें होती हैं, उनके अंदर जो बीज हैं वो कैसे होते हैं, फैटी या वसीय होते हैं। तो ये जो वसीय बीज हैं, जैसे सरसों की बात कर लें, सरसों का बीज कैसा होगा, वसीय होगा। सोयाबीन का बीज कैसा होगा, वसीय होगा। ठीक है, तो जब सरसों का बीज मान लीजिए अंकुरित होगा या जर्मिनेट होगा, मस्टर्ड का जो सीड है, तो उस टाइम पे उसके सीड्स के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ऑपरेट होगा। ठीक है, अब ये जो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र है ये क्यों होता है, ठीक है, ये होता है वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, हमें पता है कि जो मस्टर्ड है या सरसों है उसके बीजों के अंदर जो फूड है वो किस रूप में स्टोर होगा, फैट के रूप में या वसा के रूप में, है ना। और अब ये जो वसा है इसको किस में परिवर्तित किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के द्वारा। ठीक है, ताकि इन कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन में या रेस्पिरेशन में उपयोग किया जा सके। ठीक है, और उससे ऊर्जा प्राप्त की जा सके। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनके ऑक्सीडेशन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इसी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है बीज अंकुरण के अंदर या सीड जर्मिनेशन के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब अपने इसको देखते हैं। अब जो वसा है या फैट है ये कहाँ पर उपस्थित होती है अभी कोशिकाओं के अंदर, ये होती है लिपिड बॉडी के अंदर या वसा काय के अंदर। ठीक है, लिपिड बॉडी यानी कि जो वसा है या फैट है वो ड्रॉपलेट्स के रूप में होती है कोशिका के अंदर, बूंदों के रूप में होती है, और उस बूंद को क्या बोल देते हैं, वसा काय या लिपिड बॉडी। तो ये लिपिड बॉडी आपको दिख रही होगी, लिपिड बॉडी के अंदर क्या है, अभी वसा है। तो वसा का जब जल अपघटन होगा या हाइड्रोलाइसिस होगा फैट का, तो उस टाइम पे ग्लिसरॉल जो है वो बाहर निकल जाएगा और जो बाकी बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा, वसीय अम्ल या फैटी एसिड कहलाता है। ठीक है, अब ये जो वसीय अम्ल या फैटी एसिड है ये लिपिड बॉडी या वसा काय से बाहर आ जाता है। अब बाहर आने के बाद इसका आगे क्या होता है भाई, आगे फिर ये प्रवेश करता है किसमें, ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर। ठीक है, आगे किसमें प्रवेश करता है, ये ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर प्रवेश करता है। तो वसीय अम्ल ग्लाइऑक्सिसोम में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका बीटा ऑक्सीकरण होता है।
बीटा ऑक्सीकरण के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। तो वसीय अम्लों के बीटा ऑक्सीकरण से हमें क्या मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है, जो कि क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये आगे प्रवेश करता है ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के अंदर। ठीक है, किसमें प्रवेश करता है, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के अंदर प्रवेश करता है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये 2 जगहों पर ग्लाइऑक्सिलेट चक्र में प्रवेश कर सकता है। सबसे पहली जगह क्या है, जब ऑक्सिलेट से या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से सिट्रेट बन रहा होता है उस टाइम पे ये प्रवेश कर सकता है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में से अभिक्रिया करेगा, 4 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है, तो 6 कार्बन कंपाउंड क्या बन जाएगा, सिट्रेट बन जाएगा। सिट्रेट फिर आगे किस में कन्वर्ट होगा, 6 कार्बन कंपाउंड आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये जो आइसोसिट्रेट है, ठीक है, आइसोसिट्रेट फिर आगे 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। एक मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाता है। ठीक है, आइसोसिट्रेट में से 4 कार्बन अलग हो जाएंगे और 4 कार्बन अलग होकर एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा और उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है अभी, सक्सीनेट। ठीक है, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड है सक्सीनेट। अब ये बाकी कितने बचे, 2 कार्बन बच गए, तो 2 कार्बन कंपाउंड जो है बन जाता है और इसी 2 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है, ग्लाइऑक्सिलेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सिलेट। ये 2 कार्बन कंपाउंड ग्लाइऑक्सिलेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए से अभिक्रिया करता है, तो दोनों के दोनों 2 कार्बन कंपाउंड है, तो 4 कार्बन कंपाउंड क्या बन जाता है, मैलेट बन जाता है। ठीक है, मैलेट से फिर क्या बनेगा, ऑक्सिलेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाएगा, 4 कार्बन कंपाउंड। तो इस तरह से ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, अब सक्सीनेट जो था वो बाहर निकल गया। सक्सीनेट के अंदर कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है। अब जो ग्लाइऑक्सीसोम है इसमें से जो सक्सीनेट बना हुआ है 4 कार्बन कंपाउंड वो यहाँ से बाहर निकलेगा, ग्लाइऑक्सीसोम से बाहर निकल जाएगा और कहाँ पर प्रवेश करेगा, ये प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया सक्सीनेट, 4 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो सक्सीनेट है ये प्रवेश करेगा आगे किसमें, क्रेब्स चक्र के अंदर या टीसीए चक्र के अंदर, क्योंकि टीसीए चक्र कहाँ चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं या यौगिक हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्यूमरेट एंड मैलेट। अब ये जो सक्सीनेट था जो कि 4 कार्बन कंपाउंड था ये किस में कन्वर्ट होगा, फिर आगे फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट होगा जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। फ्यूमरेट फिर आगे किस में कन्वर्ट होगा, मैलेट के अंदर कन्वर्ट होगा। मैलेट भी कितना है, 4 कार्बन कंपाउंड है। तो ये मैलेट जो है वो इस तरह से टीसीए चक्र या क्रेब्स चक्र के अंदर घूमता रहता है। अब मैलेट जो है वो यहाँ से बाहर निकलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होगा, बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के बाद ये कहाँ जाएगा, कोशिका द्रव्य में जाएगा। ये देखो यहाँ से ये कहाँ आ गया, मैलेट 4 कार्बन कंपाउंड है जो कि कोशिका द्रव्य के अंदर या साइटोप्लाज्म में आ गया है। अब ये मैलेट किस में कन्वर्ट होगा, अभी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या ऑक्जेलेट में कन्वर्ट होगा जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। अब इसमें से एक कार्बन निकल जाएगा, तो 4 कार्बन कंपाउंड में से एक कार्बन निकलेगा, किस रूप में निकलेगा, CO2 के रूप में या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन जाएगा। ठीक है, तो 3 कार्बन कंपाउंड बन गया फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है वो कहाँ पर बन रहा था, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बन रहा था। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट में बन रहा था, सेकंड लास्ट जो स्टेप था उसमें पीईपी या फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बन रहा था। अब क्या होगा अभी, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो रिवर्स चलेगा कुछ स्टेप्स तक, रिवर्स या विपरीत दिशा में चलेगा, जिससे क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, समावयवी होते हैं। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब क्या होगा, यहाँ से इसका क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। ठीक है, मतलब ग्लूकोज बनाने के लिए अभिक्रियाएं होंगी जिसको क्या बोल देते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स या 2 अणु जो हैं 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 अणु आपस में जुड़ेंगे और 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर क्या बनेगा आगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, सुक्रोज बन जाएगा, जो कि कितने कार्बन कंपाउंड है, 12 कार्बन कंपाउंड है। ये डाइसैकेराइड है सुक्रोज, तो सुक्रोज ही बनानी होती है, यही मेन मकसद होता है, मेन पर्पस होता है किसका, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र का या ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं अभी ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के अंदर। ठीक है,
उसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस लेक्चर का। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसका मेन मकसद क्या होता है अभी, एटीपी का निर्माण करना। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से हमें क्या मिलता है अभी, NADH2 मिलता है ना। और क्रैब्स साइकिल से हमें क्या मिलता है अभी, NADH2 व FADH2 मिलता है। तो ये जो NADH2 और FADH2 होते हैं ये ऊर्जा का रूप होते हैं, है ना, एनर्जी की फॉर्म होते हैं ये, लेकिन इस एनर्जी को यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको हमें यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी ऐसी ऊर्जा में परिवर्तित करना है जिसका हम लोग उपयोग कर सकें। तो NADH2 और FADH2 को अप्रत्यक्ष रूप से किस में परिवर्तित करना है, ATP में परिवर्तित करना है। इनडायरेक्टली इनको ATP के रूप में हमें प्राप्त करना है ताकि हम लोग ATP का उपयोग कर सकें अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए या जैविक क्रियाओं के लिए। ठीक है, तो ये काम जो है वो कौन करता है अभी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करती है या ATS करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ पर होती है, तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पर होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर या माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होती है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है या इनर मेम्ब्रेन है उस पर 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स उपस्थित होते हैं, 5 एंजाइम जटिल होते हैं और इन एंजाइम जटिलों के जो नाम हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं या एंजाइम जटिल हैं इनको 5 नंबर दिए जाते हैं, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जो फर्स्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है उसका नाम क्या है अभी, NADH डिहाइड्रोजिनेज जटिल या NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सेकंड कौन सा है, FADH डिहाइड्रोजिनेज जटिल या इसको क्या बोलते हैं, FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। थर्ड कौन सा है अभी, साइटोक्रोम BC1 जटिल या साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। फोर्थ कौन सा है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जटिल या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और लास्ट कौन सा है अभी, ATP सिंथेटेज जटिल या ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। तो 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स या एंजाइम जटिल उपस्थित होते हैं कहाँ पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली पर। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी ये पूरी की पूरी क्या है अभी, आंतरिक झिल्ली है या इनर मेम्ब्रेन है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। ऊपर की तरफ क्या होगा, एक और झिल्ली होगी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य झिल्ली। तो वो हमने बनाई नहीं है क्योंकि वो हमारी इंपॉर्टेंस की नहीं है। तो इन दोनों झिल्लियों के बीच का जो स्पेस है या बीच की जो जगह है वो क्या कहलाती है, अंतराझिल्लीय अवकाश, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली पर मैंने आपको बताया कि 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिख रहे होंगे। पहला कॉम्प्लेक्स ये है, फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा, चौथा कॉम्प्लेक्स और 5वां कॉम्प्लेक्स जो है वो आगे होगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स हैं, एंजाइम कॉम्प्लेक्स या एंजाइम जटिल हैं, इनका काम क्या है अभी, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को आगे पास करना इनका काम है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले कहाँ पर आएगा, फर्स्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स के पास आएगा। फर्स्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, उबिक्विनोन, क्यू को क्या बोलते हैं, उबिक्विनोन के पास जाएगा। जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है इससे भी ये भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और फिर आगे पास कर देता है किसको, उबिक्विनोन को। उबिक्विनोन फिर आगे इलेक्ट्रॉन को पास करता है कहाँ पे, थर्ड एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको पास कर देता है। ये थर्ड वाला कहाँ पे पास करता है, आगे साइटोक्रोम C को पास कर देता है और साइटोक्रोम C आगे किसको पास करता है, फोर्थ एंजाइम कॉम्प्लेक्स को पास कर देता है। और फोर्थ एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन किसको देता है, ऑक्सीजन को देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं या इलेक्ट्रॉन के वाहक हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का वहन जो है वो क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट क्यों करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो ऊर्जा प्राप्त करता है ना, इलेक्ट्रॉन से। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे NADH2 से। जैसे फर्स्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है तो फर्स्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स पर जो NADH2 है ये किस में कन्वर्ट होगा, NAD में कन्वर्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा ग्रहण किए जाएंगे, फर्स्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। ठीक है, फिर इनका आगे ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद सेकंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर जो FADH2 है
ये किस में कन्वर्ट होगा, FAD में कन्वर्ट होगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन ऑब्टेन करता है, सेकंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये ऑब्टेन करेगा, और फिर ये इनको आगे पास कर देगा। ठीक है, चलिए अब ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये करते क्या हैं अभी, इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हाई एनर्जी वाले होते हैं या उच्च ऊर्जा वाले होते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये ऊर्जा को प्राप्त करता है कहाँ से, इलेक्ट्रॉन से, और इस ऊर्जा का उपयोग ये करेगा किसके लिए, हाइड्रोजन आयंस यानी जो H+ आयंस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा इनको, ये अंतराजिलीय अवकाश के अंदर या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है उसका ये काम। एंजाइम कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन आयंस को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा नहीं लेगा। तो सेकंड के लिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद थर्ड एंजाइम कॉम्प्लेक्स पर जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं तो ये भी ऊर्जा ले लेते हैं, यहाँ से ऊर्जा ले ली, और इस ऊर्जा का उपयोग ये करेंगे किसके लिए, हाइड्रोजन आयंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैट्रिक्स से कहाँ, अंतराजिलीय अवकाश के अंदर। ठीक है, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। फिर इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, साइटोक्रोम C तक पहुँच गए, साइटोक्रोम C से फोर्थ एंजाइम कॉम्प्लेक्स तक पहुँच गए, और यहाँ पर क्या होगा अभी, जो फोर्थ एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये भी इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा ले लेगा, और इस ऊर्जा का उपयोग करेगा ये हाइड्रोजन आयंस को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में या अंतराजिलीय अवकाश में ट्रांसपोर्ट करने के। ठीक है, तो ये काम होता है एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस का। चलिए अब ऑक्सीजन जो है, हमें पता है कि श्वसन या रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो हम लोग लेते हैं अंदर। तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है श्वसन के अंदर, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है अभी, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करती है। जो इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ एंजाइम कॉम्प्लेक्स से आते हैं उनको ये ग्रहण करने का कार्य करती है। ठीक है, तो भाई ऑक्सीजन क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है या लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, अब ये करेगी क्या, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन आयंस के साथ अभिक्रिया करती है और साथ में ये दो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेती है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे होते हैं, लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, दो H+ आयन और दो इलेक्ट्रॉन्स जो ये आपस में मिलते हैं और जल का एक अणु बन जाता है। ठीक है, अब दूसरा इसका कार्य क्या है अभी, सिस्टम से प्रोटॉन्स को रिमूव करने का काम करती है। ठीक है, मतलब तंत्र से H+ आयनों को हटाने का काम करती है। अब देखो NADH2 से NAD बन रहा है, FADH2 से FAD बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम के अंदर H+ आयनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, अब ये जो H+ आयनों की संख्या अगर लगातार बढ़ती जाए तो जो मैट्रिक्स का pH है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स का जो pH है वो बहुत कम हो जाएगा। इसका मतलब मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, अम्लीय या एसिडिक नेचर की हो जाएगी, है ना, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए फिर ऑक्सीजन क्या करता है अभी, H+ आयनों के साथ या प्रोटॉन्स के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, और जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो H+ आयन किस में परिवर्तित हो रहे हैं, जल में परिवर्तित हो रहे हैं। इसका मतलब H+ आयन सिस्टम से या तंत्र से निकल रहे हैं। तो ऑक्सीजन के ये दो कार्य होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन के दो कार्य आपको पता चल गए, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और तंत्र से H+ आयनों को हटाना यानी रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो ये दो मेन फंक्शंस हैं ऑक्सीजन के जो आपको पता होने चाहिए। अब ATP के निर्माण की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, प्रोटॉन प्रवणता, या इसको बोल देते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन एंजाइम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्या कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से H+ आयनों को या प्रोटॉन्स को पंप कर रहे हैं। कहाँ पे पंप कर रहे हैं, अंतराजिलीय अवकाश या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, इससे होगा क्या, अभी मैट्रिक्स के अंदर H+ आयनों की कमी हो जाएगी या डेफिशिएंसी हो जाएगी, जबकि अंतराजिलीय अवकाश के अंदर, है ना, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रोटॉन्स या H+ आयनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, है ना, एफिशिएंसी हो जाएगी।
तो एक झिल्ली के दोनों ओर H+ आयन या प्रोटॉन्स की जो सांद्रता है उसमें अंतर है। एक तरफ प्रोटॉन्स की सांद्रता अधिक है और दूसरी तरफ प्रोटॉन्स की सांद्रता कम है। ठीक है, ये जो सिचुएशन है या ये जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? ग्रेडियंट, है ना। तो किसका ग्रेडियंट है? ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट है। तो इसको प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन प्रवणता बोल देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अभी एटीपी का निर्माण करना है। तो एटीपी का निर्माण कब होता है? जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटने का क्या मतलब है? झिल्ली के दोनों ओर प्रोटॉन्स की जो सांद्रता है वो इक्वल हो जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोटॉन ग्रेडियंट का टूटना या ब्रेकेज या प्रोटॉन प्रवणता का टूटना। ठीक है, तो ये कैसे टूटती है? अभी ये टूटती है जब प्रोटॉन्स या H+ आयंस जो हैं वो मैट्रिक्स के अंदर वापस प्रवेश करते हैं। ठीक है, और ये कैसे प्रवेश करेंगे? 5वें एंजाइम कॉम्प्लेक्स से होते हुए। ठीक है, और 5वें एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम मैंने आपको क्या बताया था? एटीपी सिंथेटेज जटिल या एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। तो ये है अभी पांचवा जटिल या 5वां एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो अब इसके अंदर क्या होता है? अभी दो भाग होते हैं। एक तो होता है इसका F0 भाग या F0 बोल देते हैं इसको, और दूसरा होता है F1 भाग। ठीक है, F0 भाग जो होता है ये क्या करता है? अभी पैसेज का कार्य करता है। ठीक है, ये एक रास्ते का काम करता है। किसके लिए? प्रोटॉन्स के लिए। जबकि जो F1 होता है इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, ये एंजाइम की तरह काम करता है जो F1 होता है। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? एटीपी सिंथेटेज बोल देते हैं। तो जब प्रोटॉन्स अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यानी कि अंतराझिल्लीय अवकाश या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश करते हैं तो ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ऊर्जा क्या क्या करेगी? निकलेगी, रिमूव होगी ऊर्जा। और इसी ऊर्जा का उपयोग एटीपी सिंथेटेज के द्वारा किया जाता है बंध बनाने के लिए, है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ये किस किस के बीच में बंध बनाता है? एडीपी और पीआई, यानी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में बंध बना लेता है, जिससे एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एटीपी बन रहा है। ठीक है, तो प्रोटॉन प्रवणता या प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक होता है, टूटता है, यानी जब प्रोटॉन्स अंतराझिल्लीय अवकाश या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाते हैं, तब ऊर्जा निकलती है और इसी ऊर्जा का उपयोग एटीपी सिंथेटेज करता है एटीपी के निर्माण के लिए। ठीक है, तो इस तरह से भी एटीपी का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस डायग्राम को ध्यान से रखें। एंजाइम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है ना, वो किसके लिए होता है? NADH2 के लिए होता है। तो NADH2 NAD में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो क्या करेगा? अभी प्रोटॉन को पंप करेगा। कहाँ से? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी पंपिंग कहाँ हो रही है? 3rd पर हो रही है। और तीसरी पंपिंग कहाँ हो रही है? 4th पर हो रही है। तो NADH2 जो है उसका इलेक्ट्रॉन 3 जगह पे पंपिंग कर रहा है। फर्स्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स पे, 3rd एंजाइम कॉम्प्लेक्स पे और 4th एंजाइम कॉम्प्लेक्स पे। इसलिए हमें NADH2 से कितने ATP के अणु मिलते हैं? 3 ATP के अणु प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ FADH2 की बात कर लेते हैं। तो सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर FADH2 FAD में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है ये प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में या अंतराझिल्लीय अवकाश में पंप नहीं कर रहा। ठीक है, फिर इसका इलेक्ट्रॉन जो है FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है फिर आगे चला जाता है। थर्ड पर पंपिंग हो रही है, 4th पर भी पंपिंग हो रही है। तो इसका मतलब 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे पंपिंग हो रही है। इसीलिए हमें FADH2 से कितने ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं? 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो FADH2 से मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है अभी। चलो, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं लास्ट ATP की गणना, कैलकुलेशन ऑफ ATP। टोटल कितने ATP हमें प्राप्त होंगे? तो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं अभी? ग्लाइकोलाइसिस, लिंक अभिक्रिया या लिंक रिएक्शन, और तीसरा क्रेब्स चक्कर या क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो इन तीनों प्रक्रियाओं से या प्रोसेसेस से हमें
कितने एटीपी किस 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 जगह पे मिलते हैं या क्या कुछ हमें मिलता है, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एटीपी या प्रत्यक्ष एटीपी, ग्लाइकोलाइसिस से कितने डायरेक्ट एटीपी मिलते हैं, 2 एटीपी मिलते हैं, है ना, शुद्ध लाभ मैंने आपको बताया था, प्योर बेनिफिट। लिंक रिएक्शन से कोई भी डायरेक्ट एटीपी हमें नहीं मिलता है। क्रेब्स चक्कर से हमें 2 जीटीपी मिलते हैं, और ये 2 जीटीपी बराबर होते हैं या इक्वल होते हैं किसके, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स के बराबर होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एटीपी हमने देख लिया। उसके बाद NADH2 से, अब ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH2 के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, हमें 2 मिलते हैं। ठीक है, और एक NADH2 से मैंने अभी आपको बताया कितने एटीपी मिलते हैं, 3 एटीपी मिलते हैं। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, 6 एटीपी मिले। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस से हमें जो NADH2 मिलते हैं उससे हमें कितने एटीपी मिलेंगे, 6 एटीपी मिलेंगे। लिंक अभिक्रिया में चले जाते हैं, तो लिंक अभिक्रिया में कितने NADH2 मिलते हैं, 2 NADH2, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, इससे भी हमें 6 एटीपी मिल जाएंगे। क्रेब्स चक्कर की बात करें तो क्रेब्स चक्कर से हमें 6 NADH2 मिलते हैं, 6 NADH2, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए, 18 एटीपी हो गए। ठीक है, उसके बाद FADH2 की बात कर लेते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस में FADH2 मिलता है, नहीं मिलता। लिंक रिएक्शन में FADH2 नहीं मिलता। क्रेब्स चक्कर में 2 FADH2 मिलते हैं, और एक FADH2 से कितने एटीपी मिलते हैं, अभी 2 मिलते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं। अभी सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की बात कर लेते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस से टोटल कितने एटीपी मिले, देखो 2 एटीपी ये हो गए प्लस 6 एटीपी ये हो गए, तो 2 और 6 कितने हो गए, टोटल 8 एटीपी हमें किससे मिलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस से मिलते हैं। लिंक अभिक्रिया या लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन से हमें टोटल कितने एटीपी मिले, देखो 6 एटीपी तो ये हो गए, और कोई है ही नहीं, तो टोटल 6 एटीपी हमें लिंक अभिक्रिया से मिलते हैं। क्रेब्स चक्कर की बात कर लेते हैं, तो 2 एटीपी ये रहे, 18 ये रहे, 18 और 2 कितने हो गए, 20, और 4 एटीपी ये रहे, 20 और 4 24, तो टोटल 24 एटीपी हमें क्रेब्स चक्कर या क्रेब्स साइकिल से मिलते हैं। तो अब इन तीनों को टोटल कर लेते हैं, 8 + 6 + 24 कितने हो गए, 38 एटीपी। तो हमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के या एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने एटीपी मिलते हैं, 38 एटीपी मिलते हैं। लेकिन हमें जो शुद्ध लाभ है वो 36 एटीपी का होता है, 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं। अब ये 2 एटीपी कहाँ पे खर्च होते हैं अभी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। अब जो NADH2 है इसका उपयोग कहाँ पर होता है अभी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर या माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब NADH2 2 बने थे कहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है, कोशिका द्रव्य के अंदर या साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर NADH2 बने हैं, इसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा। जबकि जो आंतरिक झिल्ली है या इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो NADH2 के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है या इम्परमिएबल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब NADH2 अपने आप मैट्रिक्स में नहीं जा सकते, NADH2 अपने आप जो है वो साइटोप्लाज्म से मैट्रिक्स में नहीं जा सकते। ठीक है, तो फिर इन्हें कौन लेके जाएगा, इन्हें लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट शटल। ठीक है, शटल होता है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उस पर उपस्थित होता है। ये शटल क्या करता है, अभी एक एटीपी की ऊर्जा खर्च करेगा और एक NADH2 मॉलिक्यूल को मैट्रिक्स में भेजेगा। ठीक है, तो टोटल 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स भेजने हैं, तो इसका मतलब 2 एटीपी खर्च करने पड़ेंगे। तो 2 एटीपी खर्च हो गए, और NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस के थे वो कहाँ पहुँच गए, मैट्रिक्स के अंदर पहुँच गए। ठीक है, तो वहाँ पर 2 एटीपी के अणु जो है वो खर्च हो जाते हैं। तो 38 में से 2 हमें माइनस करने हैं, तो हमें जो शुद्ध लाभ है वो 36 एटीपी का होता है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।